शादी अगर आप ना बनाए तो ये हो जाता है। नमस्कार, मैं रविश कुमार। भारतीय जनता पार्टी में लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा समाप्त हो गई। 1990 में आडवाणी की रथ यात्रा के आयोजकों में से एक नरेंद्र मोदी के हाथ में बीजेपी का रथ सौंप दिया गया है। राजनाथ सिंह ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने पर जोर देते हुए कहा कि मैंने आज गुजरात के मुख्यमंत्री को चुनाव प्रचार समिति का चेयरमैन घोषित कर दिया है। राजनाथ मोदी से पहले बोलने आए और दलील दी कि लोकतंत्र में जो सबसे लोकप्रिय होता है वो अंत में बोलता है, इसीलिए मोदी अंत में बोलेंगे। अपने कार्यकर्ताओं के सामने राजनाथ ने कहा कि मुझे यह फैसला करने में जरा भी हिचक नहीं हुई। आपको एक सशक्त नेतृत्व दिया है जिसके प्रति आस्था जनता की है। ऐसा नेतृत्व आज बीजेपी ने आपको दिया है। भले ही जेडीयू को चेयरमैन सुनाई दे रहा हो, राजनाथ बोल तो नेतृत्व ही रहे थे। इससे पहले कौन जानता था कि चुनाव प्रचार समिति से होकर ही प्रधानमंत्री पद की दावेदारी का रास्ता गुजरता है। 99 तक आडवाणी, उसके बाद प्रमोद महाजन और अरुण जेटली इसके चेयरमैन रहे हैं, लेकिन मोदी के कारण यह पद कार्यकर्ताओं को नेतृत्व देने वाला पद बन गया। पार्टी के प्रवक्ता ऐसे स्वागत कर रहे हैं जैसे बीजेपी ने आज कह दिया कि मोदी ही हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। राजनाथ जब यह फैसला सुनाने आए तो उनके साथ मोदी, जेटली और सुषमा भी थी। मोदी अपने बीजेपी में तमाम तथाकथित विरोधियों को हरा चुके थे। सब उन्हें बधाई देने के लिए टूट पड़े। मीनाक्षी लेखी कह रही थी कि सही वक्त पर सही फैसला हो गया। राजनाथ ने कहा कि सबकी राय से हुआ। मोदी जो 3 दिनों से ट्वीट नहीं कर रहे थे, इसी बीच में ट्वीट करते हैं कि वरिष्ठ नेताओं ने मुझ पर भरोसा किया है, अब कांग्रेस मुक्त भारत निर्माण के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इन सब बदलावों से दूर आडवाणी ब्लॉग लिख रहे थे। कमल हसन की फिल्म विश्वरूपम और महाभारत के नायकों में उनका ध्यान बटा हुआ लग रहा था। लेकिन अपने अनुभव से बता सकता हूं कि एक बार लत लग जाए तो तबीयत खराब होने पर भी आप ब्लॉग लिखने लगते हैं। लाख कोशिश कर लें, दिमाग में जो चल रहा होता है वो किसी ना किसी रूप में बाहर आ ही जाता है। आडवाणी को मुसोलिनी और हिटलर के प्रायश्चित का कोई प्रसंग याद आ रहा है ब्लॉग में। किसी प्रसंग में दोनों बतिया रहे हैं कि हमारे मरने के बाद हमारी करतूतों से मानव समाज को काफी नुकसान होगा और हमें नरक की प्राप्ति होगी। हिटलर, मुसोलिनी के प्रसंगों में आज के दिन दिलचस्पी, आप थोड़ी मेहनत करेंगे तो समझ जाएंगे। जिस मीडिया में आडवाणी की कभी धमक हुआ करती थी, उसने कल से लेकर आज तक उनकी बीमारी को अपनी तरफ से निमोनिया बताया, फिर नमोनिया किया, फिर रेणुका चौधरी ने नमोनाइटिस नाम के वायरस में बदल दिया। 2 सीट से बीजेपी को 180 और सत्ता पर पहुंचाने वाले आडवाणी अपनी सीट पर अकेले रह गए। बीजेपी 300 सीटों के नए लक्ष्य को लेकर आगे निकल गई। आडवाणी की महत्वाकांक्षा का अपमान और मोदी की महत्वाकांक्षा का गुणगान, हवा का रुख ऐसे बदला गया। मीडिया में उनकी खलनायक वाली छवि बनने लगी जैसे किसी फिल्म का होता है, काले कोट और हैट वाला खलनायक। उनकी हर चुप्पी को ढैन ढैन साउंड के साथ दिखाया बताया जाने लगा। बीमारी की खबर पर किसी ने रत्ती भर सहानुभूति नहीं दिखाई। आडवाणी सोच रहे होंगे कि कभी वे भी कार्यकर्ताओं की पसंद थे, लेकिन बीजेपी को सत्ता में लाने के लिए उन्होंने अटल जी के सामने कुर्सी बढ़ा दी। आज कार्यकर्ताओं की पसंद मोदी को सब अपनी कुर्सी दे रहे हैं, पर वे क्यों नहीं दे पा रहे हैं। मोदी सिनेमाई हीरो की तरह एंट्री शॉट में दिखाए गए। बीजेपी में मोदी इस तरह विजेता की तरह देखे जा रहे हैं जैसे उन्होंने अपनी पार्टी के भीतर भी कांग्रेस को हरा दिया हो। रमन सिंह ने कहा, अंत भला तो सब भला। मोदी ने अपने भाषण में वरिष्ठ नेताओं का शुक्रिया अदा किया। चुनाव प्रचार समिति का पद भारतीय राजनीति में इससे पहले भी रहा होगा, मगर इससे कभी उतना महत्वपूर्ण नहीं बताया गया। बस जोश में यही बोल गए नरेंद्र मोदी कि क्या बीजेपी के किसी सीएम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, क्या बीजेपी के किसी नेता पर कभी आरोप लगता है। ये जरा सा खैर हो जाता है लंबा बोलने पर। जल्दी ही बीजेपी विरोध की कहानी को पार्टी में लोकतंत्र की गाथा में बदल देगी। बीजेपी एक पद के लिए कई दावेदार, बेतरहा दबाव और फिर चुनाव। कार्यकर्ताओं ने मोदी को चुनवा ही दिया। विरोधी अखबारों की कतरनों के साथ गायब हो जाएंगे या फिर उभर कर आने की कोई संभावना उनकी बची हुई है। बीजेपी के एक नेता ने जब कहा कि कांग्रेस को आडवाणी से बहुत सहानुभूति हो रही है, आडवाणी के लिए सेक्युलर झूठे आंसू बहा रहे हैं, ऑफ या ऑन रिकॉर्ड कही जाने वाली ये वो बातें हैं जो बता रही हैं कि हम बुजुर्गों का सम्मान उनके गैर जरूरी होने तक ही करते हैं। दुखद तो है, मगर मोदी ने आडवाणी से फोन कर आशीर्वाद ले लिया है। तो क्या यह साबित हो गया कि बीजेपी का यह विजेता ही अटल आडवाणी के दौर के बाद का सबसे बड़ा नेता है। हम लोग में हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं अभय कुमार दुबे, संजय सिंह हैं, आप पॉलिटिकल एडिटर फर्स्ट पोस्ट। हमारे साथ है जीवे नरसिम्हा राव साहब हैं, आप बीजेपी के नेता हैं। प्रेम शुक्ला साहब हैं, आप एडिटर हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं दोपहर का सामना। अली अनवर अंसारी साहब हैं, आप हैं सांसद जेडीयू। और अखिलेश शर्मा हमारे सीनियर एडिटर पॉलिटिकल एनडीटीवी इंडिया। अखिलेश, मैं पहला सवाल आप ही से करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी से बड़ा बीजेपी में कोई नहीं, क्या इस बात को बीजेपी के बाकी सारे बड़े नेताओं ने अब स्वीकार कर लिया है?
बिल्कुल रविश, मुझे यही लगता है कि बीजेपी में हम हमेशा ये रिपोर्टिंग करते हैं कि नेतृत्व की लड़ाई चल रही है। इसमें हमेशा ये झगड़ा चलता है कि सबसे आगे कौन होगा, प्रधानमंत्री का दावेदार कौन होगा। लेकिन गोवा की कार्यकारिणी बैठक से दो संदेश साफ तौर पर निकले हैं। पहला ये कि बीजेपी में अटल आडवाणी युग का जो है अंत हो गया है, और साथ ही दूसरी पीढ़ी के नेताओं में जो नेतृत्व को लेकर प्रतिस्पर्धा चलती थी या कहते कि आपस में रस्साकशी चलती थी, उस रस्साकशी का भी अंत हो गया है। नरेंद्र मोदी फर्स्ट अमंग इक्वल बनकर के सामने आए हैं, यानी नरेंद्र मोदी का कद दूसरी पीढ़ी के तमाम नेताओं में सबसे ऊंचा या कहें सबसे आगे उभर करके आया है। ये गोवा का संदेश मुझे लगता है। अखिलेश, में एक सवाल, जब आप अरुण जेटली से पूछ रहे थे कि ये संकेत है कि 2014 के लिए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, ठीक है, तो उनका जवाब है, मैं पढ़ के बता रहा हूं। देखिए, आज का जो निर्णय और आज का जो संकेत है, जो स्पष्टता है, वो आप समझ लीजिए। इसके अतिरिक्त अगर पार्टी को कोई डिसीजन लेना होगा तो पार्टी कभी भी उस डिसीजन को लेने से पीछे नहीं हटेगी, लेकिन जब वो डिसीजन लिया जाएगा आपको बता दिया जाएगा। क्या ये आत्मविश्वास राजनाथ के फैसला लेने के बाद आया है? क्या राजनाथ भी कह रहे थे कि हमने आपको एक अपने कार्यकर्ताओं से एक सशक्त नेतृत्व दिया है। ये प्रचार समिति की कमान के बहाने एक औपचारिक अनौपचारिक रूप से आप कह रहे हैं कि वो नेतृत्व भी नरेंद्र मोदी का ही है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि आत्मविश्वास इसी बात से सामने आया कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी को प्रचार समिति की कमान सौंपी गई है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां तक रही बात प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की, इस बारे में मैं आपको पता है कि लगातार रिपोर्ट करता रहा हूं कि बीजेपी में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, लेकिन इसका फैसला बीजेपी उचित समय आने पर करेगी। उचित समय मुझे लगता है कि 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद जब लोकसभा चुनाव की घोषणा होगी, तभी बीजेपी इस बारे में कोई कदम उठाएगी या कोई ठोस ऐलान करेगी। लेकिन नरेंद्र मोदी की आज जिस तरह से प्रचार समिति की कमान उन्हें सौंपी गई है, उससे ये बिल्कुल साफ हो गया है कि नरेंद्र मोदी सबसे आगे दूसरी पीढ़ी के नेताओं में बीजेपी में उभर करके सामने आए हैं। महत्वपूर्ण बात यह भी है रवीश कि जिस तरह से पूरा मामला चला है, जिस तरह से लालकृष्ण आडवाणी ने एक के बाद एक रोड़े अटकाने की कोशिश की है नरेंद्र मोदी के रास्ते में, उससे मोदी और ज्यादा मजबूत पार्टी के भीतर उभर करके आए हैं। हम लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि आडवाणी ने जो भी काम कर रहे हैं उससे दरअसल सारा फायदा जो है वो नरेंद्र मोदी को ही हो रहा है, और आखिर में वही हुआ। जिस तरह से आज प्रचार समिति की कमान उन्हें सौंपी गई है, उससे न सिर्फ उनका कद बढ़ा है, बल्कि ये कह सकते हैं कि पार्टी संगठन के ऊपर भी उनकी पकड़ मजबूत हुई है। अब उनके पास 1 साल का वक्त है जिसमें कि वो तमाम देश के तमाम हिस्सों में दौरा करेंगे, अलग अलग जगह जाकर के रैलियां करेंगे और बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे।